हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। यहाँ आपकी बीएनएस की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। ये सीरीज़ आपके एपीओ, जुडिशरी, एआईबी और या कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी होगा वहाँ आपकी फ्रूटफुल रहेगी। इस सीरीज़ में हम पहले इसका वो चैप्टर वाइज यानी बियर एक्ट से डील कर रहे हैं। कल हम सैटरडे में हमने अपना चैप्टर 2 यानी सेक्शन 13 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 हमारा पनिशमेंट एंड रूल से रिलेटेड है। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो हमारा जर्नल एक्सेप्टेशन से डील करता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है सेक्शन 14 से। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सेक्शन 14 स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए हमने अपना सेक्शन 14 स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 सेक्शन 14 किसके बारे में बात करते हैं? जर्नल एक्सेप्टेशंस के बारे में बात करता है। अब इनका मीनिंग क्या है और ये कैसे डील करते हैं? देखिए, इसमें इन्होंने दिया है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए, अगर गलती मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हुई है तो वो क्या होता है? वो विधि द्वारा आबद्ध होता है, यानी कि विधि के द्वारा बाउंड होता है। अगर गलती यहाँ पे होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी गलती होती है किसकी? विधि के द्वारा, तो वो क्या होता है? वो आपकी यानी तथ्य की भूल क्षम्य और विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी वो विधि की भूल माफ़ी के काबिल नहीं होते। तो फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी कि अगर एक व्यक्ति को ये भरोसा होता है कि वह कहाँ से उसने जो भूल की है वो तथ्य की भूल है, वो किसके द्वारा आबद्ध है? वो विधि के द्वारा आबद्ध है। यानी उसने जो भूल की है वो किस में रहकर की है? वो बाउंड बाय लॉ की है। अब इसको देखिए, इसको समझ लीजिए। नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी वह कोई ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी देखिए विधि की, मैंने अभी भी बताया, तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपने कोई गलती फैक्ट के कारण की है, यानी किसी तथ्य के कारण की है, वो क्या है? वो आपकी माफ़ी के काबिल होगी। बट अगर आप ये कहते हैं कि मिस्टेक बाय लॉ है, यानी आप ये कहते हैं कि आपको कानून का नहीं पता था, आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आपका कानून की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ऐसी भूल आपकी माफ़ी के काबिल नहीं होगी। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ और लॉ टू डू इट। गुड फेथ, इसको आप अपना अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो इसमें यहाँ पे कार्य किया गया है वो सद्भावना पूर्ण किया गया और सद्भावना के अंदर रहते हुए किया गया, इसलिए ये जो आपकी भूल है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आती है, यानी ये विधि के तथ्य की भूल है जो आपकी क्या होती है? जो आपकी माफ़ी के काबिल होती है। अब इसका जो इलस्ट्रेशन है इससे आपको ये वाला पूरा समझ आएगा। देखिए, इलस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा पढ़ लीजिए। A soldier fires on a mob by the order of the superior officer, यानी किसके ऑर्डर पर? सुपीरियर ऑफिसर के। इज कन्फर्मेटिव विद द कमांड ऑफ लॉ हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। मतलब इसका मतलब क्या होता है? या आप इसको समझ लिए, जो क्या होता है, क्या होता है? अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक सैनिक भीड़ पर गोली चला देता है, तो उसने क्या किया? उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो कहाँ से बाउंड था? वो बाउंड था मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। देखिए, मतलब कि आपको मैं इसे समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या है? एक सोल्जर है, उसे उसका जो सीनियर ऑफिसर है उसने कमांड दी भीड़ पे गोली चलाने की, क्योंकि भीड़ ने क्या किया हुआ था? भीड़ ने उपद्रव मचाया हुआ था या कोई भी न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ था। न्यूसेंस इतना ज़्यादा था कि भीड़ को समझाने से भीड़ काबू में नहीं हो रही थी। तो उसमें क्या होता है? एक जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो अपने सैनिक को कमांड देता है क्या में? भीड़ पे गोली चलाने की। अगर वो गोली किसी भी व्यक्ति को लग जाती है, यानी गलती से वो गोली लग जाती है, तो क्या ऐसी दशा में वो सैनिक
अपराधी होगा? नहीं, ऐसी दशा में वो सैनिक अपराधी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी वो जो उसने काम किया है वो अपने ऑफिसर की कमांड पे किया है, वो विधि द्वारा बाउंड था। आई होप आपको सेक्शन 14 अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है? इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 15 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। यानी अगर कोई जो एक न्यायाधीश है, देखिए हम इसको पढ़ते बाद में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए इसमें कहना चाहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी एक जज के द्वारा किया गया जुडिशरी के अंदर कार्य। अब इसमें क्या कहना चाहता है, पढ़िए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। देखिए इसको आप अंडरलाइन कीजिए, कहाँ से? डन बाय अ जज। कब? व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी उसको कि वो कहाँ में एक्ट कर रहा है, वो जुडिशरी के अंदर रहते हुए एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है? एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गुड फेथ, यानी उसे वो किस में काम कर रहा है? वो गुड फेथ में काम कर रहा है। ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के रूप में उपयोग की जाती है जो उसे सद्भावना से विश्वास है कि वह शक्ति उसके पास है। अब इसको ये इसमें क्या कहना चाहता है सेक्शन 15 में? देखिए सेक्शन 15 में बताना चाहता है कि एक न्यायाधीश है, वह अगर न्यायालय के अंदर यानी न्याय के अंदर विधि द्वारा कोई भी कार्य गुड फेथ में करता है, चाहे उससे किसी को हानि हो रही है, बट क्या है, वो न्यायाधीश उस कार्य के लिए क्या नहीं होगा? ऑफेंडर नहीं होगा। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक न्यायाधीश है, उसके कोर्ट में एक केस चल रहा है। वहाँ उसने उस ऑफेंडर को, यानी जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, अपराधी को क्या दिया है? उसे मृत्युदंड यानी डेथ पनिशमेंट दी है। तो क्या इसके लिए जज की उसने उसे मौत की सजा दे दी, तो क्या जज जो होगा वो उसने कोई अपराध किया है? नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किसके लिए किया है? किस में रहते हुए किया? उसने ऐसा कार्य गुड फेथ में किया है, यानी उसे विश्वास है कि उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये पावर है, और उसने ये काम काहे में किया है? गुड फेथ में किया है। आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई न्यायाधीश न्यायालय के अंदर, न्याय के अंदर रहते हुए यानी विधि के अंदर रहते हुए जिसे पावर है कि वह यह कार्य जो वो कार्य कर रहा है, चाहे वो आपकी नज़र से ऐसा हो कि ये गलत है, पर वो गलत नहीं होता, क्योंकि उसने वो कार्य किस लिए किया? उसने वो कार्य गुड फेथ में किया है। किसके लिए किया है? समाज की भलाई के लिए किया है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी बड़े ऑफेंडर को खुला छोड़ देंगे तो वो क्या है? वो समाज के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा? उसे पनिशमेंट मिलने जरूरी है। पनिशमेंट जो उसे न्यायालय देगा, यानी न्यायालय में कौन देगा? न्यायाधीश देगा। अगर न्यायाधीश समाज की रक्षा के लिए किसी ऑफेंडर को सजा देता तो वो क्या होगा? वो न्यायाधीश अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसने वो कार्य काहे में किया? उसने वो कार्य सद्भावना के अंदर रहते हुए किया। आई होप आपको अब तक ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेक्शन 15 हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 16 में एक्ट डन परसेंट टू द जजमेंट और ऑर्डर टू ऑफ कोर्ट, यानी इसमें क्या कहता है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है? आप इसको इसकी लैंग्वेज से समझिए, फिर मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में डिफाइन करती हूँ। नथिंग विच इज डन इज परसेंट ऑफ or which is warranted by the judgment or of a or order of a court if done with such judgment or order remains in force is an offense notwithstanding the court may have had to jurisdiction to pass such judgment or order। इसमें ये क्या कहना चाहता है? कोई बात अपराध नहीं है। कब नहीं है? जब किसी न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया जाए जो उसके द्वारा समर्थित है, यदि वह उस निर्णय के आदेश में प्रवृत्त रहता है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा है कि वह कोई बात
अपराध नहीं होगी। यानी देखिए इन्होंने स्पेशली कहा है कि वह कोई बात अपराध नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब किसी जजमेंट में या किसी ऑर्डर ऑफ कोर्ट यानी किसी ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर में दी गई हो। अब आप इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। एक कोर्ट ने एक ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी दी है। अब डेथ पेनल्टी तो कोर्ट ने दी है। अब क्या कोर्ट उसको जाके हैंग करेगा? नहीं करेगा। हैंग कौन करेगा उसको? फांसी पे जल्लाद करेगा। अब जल्लाद क्या करता है? एक व्यक्ति जिसे डेथ पेनल्टी मिली है उसे क्या करता है? उसे फांसी दे देता है। तो जल्लाद ने तो उसे मारा है, पर क्या जल्लाद को सजा दी जाएगी? नहीं, जल्लाद को सजा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो कोर्ट के ऑर्डर से किया है। और काहे में किया है? वो उसने गुड फेथ में किया है, यानी सद्भावना से किया है कि उसे यह विश्वास था। देखिए, बिलीव दैट द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि कोर्ट के पास इस चीज़ को यानी इस पेनल्टी को देने का क्या था? जुरिडिक्शन था। यानी कोर्ट के पास क्या था? इस पेनल्टी को देने का जुरिडिक्शन था, क्योंकि कोर्ट के पास ये डेथ पेनल्टी देने का जुरिडिक्शन था। इसीलिए जल्लाद कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हुए उस व्यक्ति को क्या देता है? उस व्यक्ति को फांसी दे देता है। तो ऐसी दशा में वो जल्लाद अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो भी कार्य किया है गुड फेथ में किया है। किसके कहने से किया है? कोर्ट के ऑर्डर पे किया है। आई होप आपको अभी ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, यानी सेक्शन 16 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 17 पर। अब सेक्शन नंबर 17 में क्या दिया गया है देखिए, इसके बारे में पढ़िए। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी इसमें क्या कहना चाहता है? विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है? इसमें ये आपको बता देना चाहता है। देखिए, जब हमने सेक्शन 14 पढ़ा था तो उसमें क्या था? विधि द्वारा आबद्ध, यानी वो काहे में बाउंड था? वो विधि द्वारा आबद्ध था, यानी विधि के द्वारा बाउंड था। सेक्शन 17 में कहता है विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी वो विधि के द्वारा क्या है? न्यायानुमत है। यानी वो विधि के द्वारा वो जो भी कार्य कर रहा है किसके अंदर रहते हुए कर रहा है? वो जो भी कार्य कर रहा है विधि के अंदर रहते हुए कर रहा है, यानी न्यायालय के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए कर रहा है, कानून की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? 14 और 17 दोनों सेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक विधि द्वारा आबद्ध है, एक विधि द्वारा न्यायानुमत है। यानी 14 विधि यानी बाउंड ऑफ लॉ है, ठीक है, बाउंड ऑफ फैक्ट है। और इसमें क्या है? ये न्यायानुमत है। किसके द्वारा? विधि द्वारा। यानी कानून के अंदर रहते हुए किसी कार्य को करना क्या होगा? वो क्या होगा? वो अपराध नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? इसको हम यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ आएगा। Nothing is an offense which is done by any person, देखिए यहाँ से अंडरलाइन के, who is justified by law, यानी क्या है? जो विधि के द्वारा न्यायानुमत है। who by reason of a mistake of fact, देखिए क्या है? इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करके रखते हैं और फिर हम बियर एक्ट खोलते हैं, बियर एक्ट को हम कभी भी पढ़ें तो हमें याद रहता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों पे हमें स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इज गुड फेथ, यानी उसने जो भी कार्य किया सद्भावना में रहते हुए क्या है? उसे विश्वास, बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इज डूइंग इट, यानी उसने जो भी कार्य किया है वो कहाँ में रहते हुए क्या है? वो गुड फेथ में किया, गुड फेथ में किया, और उसे विश्वास था कि यह जो वह कार्य कर रहा है किसके अंदर कर रहा है? वह विधि के अंदर कर रहा है। यानी उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो विधि के अंतर्गत रहते हुए किया जा रहा है, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ कोई कार्य जब तक अपराध नहीं होगा जब तक उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है। मतलब ये इसमें कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति द्वारा
कोई कार्य किया जाता है जो विधि द्वारा न्यायोन्मुख हो, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। देखिए तथ्य की भूल हमेशा माफ़ी के काबिल होती है, बट अगर देखिए आप मिस्टेक ऑफ लॉ, जो मैंने आपको 14 में पढ़ा दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि गलती से गलती होना, यानी गलती से आपने कोई गलती कर दी, वो होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, आपको सजा दी जा रही है और आप ये कह देते हैं कि मुझे तो कानून ही नहीं पता, मैं जानता ही नहीं कानून क्या है, इसके ऊपर लॉ क्या है, तो वो क्या है? यानी मिस्टेक ऑफ लॉ आपके माफ़ी के काबिल नहीं होती। वहाँ पे आपको अगर आप मिस्टेक बाय लॉ का आप रीज़न देते हैं तो आप क्या, आप पनिशेबल होंगे। बट अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वहाँ आपको पनिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझा देती हूँ। इसमें आप इसका इलस्ट्रेशन देखिए। A.C.Z commit with appear to be a murder. A is in the exercise, इनको आप to the best of his judgment except in the good faith. Good faith इसमें important word है क्योंकि इसमें सारा खेल ही good faith का है। Of the power which law give is the person of offending, इसको आप अंडरलाइन कीजिए offending को। Offending murder in fact sees Z in order to bring Z before proper authority। यानी देखिए इसमें इस इलस्ट्रेशन से आपको क्या समझाया जा रहा है। यानी देखिए एक व्यक्ति है जो Z को क्या कमिट करते हुए देखता है मर्डर। यानी क्या करते हुए देखता है, मैं आपको इसे देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक व्यक्ति है, वो जेड को देखता है कि जेड किसी व्यक्ति को मार रहा है। अब वो जेड जो मार रहा है वो सिविल यूनिफॉर्म में है, बट कौन सा व्यक्ति है? वो एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने जा रहा है जिसने बहुत ही संगीन जुर्म यानी बहुत ही गंभीर अपराध किया है, जिसमें उस जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास राइट्स है किसको? उस अपराधी को मारने का। तो ऐसी दशा में ए ने देखा कि जेड ने एक व्यक्ति का मर्डर किया और वो उसके खिलाफ क्या करता है? उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर देता है। तो क्या जेड को कोई सज़ा मिलेगी? नहीं, जेड को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने देखे जो भी कार्य किया है वो किस में किया है? उसने वो कार्य गुड फेथ में किया है। यानी किस में किया है? गुड फेथ में किया, क्योंकि उसके पास पावर थी। काहे की पावर थी? लॉ की। उसे किसने पावर दी हुई थी? लॉ ने। काहे की? कि वह वो मर्डर यानी उस मर्डर को क्या कर सकता है? उस मर्डर को मार सकता है, क्योंकि वो जो मर्डर है यानी वो जो ऑफेंडर है वो क्या है? बहुत ही एक खतरनाक अपराधी है। उसको मारने की परमिशन किससे मिली है? उसे बाय लॉ मिली है। इसलिए ऐसी दशा में क्या है? ये देखिए ये क्या है? ये न्यायोन्मुख। आपने कहा पास जो वर्ड था जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? अगर पावर मिली है, किसके द्वारा मिली हुई? पावर मिली हुई है न्यायालय के द्वारा, यानी कानून के द्वारा मिली हुई पावर में कोई व्यक्ति गुड फेथ में अगर किसी का मर्डर कर रहा है, यानी अगर वो एक अपराधी है और एक पुलिस वाला उसको मार रहा है, तो पुलिस वाला मर्डर के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे मारने की पावर किससे मिली है? उसे मारने की पावर कानून से मिली हुई है। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी था सेक्शन 17। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सेक्शन 18 पर। अब सेक्शन 18 हमसे क्या कहता है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। यानी 18 में क्या कहता है? विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको हम यहाँ से पढ़ लीजिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, यानी अगर कोई कार्य किससे हो जाता है? गलती से हो जाता है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, और उसके पास क्या है? कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और ना ही नॉलेज है। यानी अगर कोई कार्य गलती से हो जाता है, बिना नॉलेज के होता है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, यानी अगर किसी ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, वो गलती से कर दिया, उससे गलती से हुआ है, ना कि कोई उसकी आपराधिक सोच थी और ना ही उसे इस चीज़ का ज्ञान था कि वो उसका मर्डर करना चाहता है। इज डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इज अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स
एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यानी इसमें क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति पूरा काहे में कोई कार्य किस में करता है, प्रॉपर प्रिकॉशन बरत रहा है, वो कर रहा है कि उसे मतलब कि उसे पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, पर अगर गलती से उसकी नॉलेज के बिना, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, फिर भी उससे कोई गलती हो जाती है, तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसको पढ़ने के लिए आप देखिए 18 का जो आपका इलस्ट्रेशन है आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई भी कार्य दुर्घटनावश हो जाता है, यानी गलती से हो जाता है, एक व्यक्ति है वह सद्भावना पूर्वक कोई अच्छा कार्य यानी गुड फेथ में, गुड इंटेंशन के साथ कोई कार्य करता है, इस चीज़ को देखिए जो मैं आपसे बोल रही हूँ आप इलस्ट्रेशन में पढ़िए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ए इज एट वर्क विद ए हैक्ट द हेड फाइल्स ऑफ and kills a man who is standing by here. If there was no want of proper caution, यानी देखिए क्या है proper caution, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, of a part of a his act is excusable, यानी उसका एक्ट कैसा है, उसका एक्ट एक्सक्यूजेबल है, कब है, एंड नॉट एन ऑफेंस, और वह कोई अपराध नहीं है। यानी क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल यानी जो कुल्हाड़ी का पीछे वाला हिस्सा होता है जो लोहे से बना होता है, उछलकर क्या होता है, उछलकर उसके हाथ से गिर जाता है, और गिरने के बाद वो जो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जाके उसके सर पर लग जाता है, और उसके लगने से क्या होता है, उस व्यक्ति की क्या होती है, डेथ हो जाती है। बट कहने क्या की थी, अगर कहने देखिए इसमें इन्होंने दिया है कि अगर उसने क्या किया था, प्रॉपर क्वेश्चन था, यानी अगर उसने पूरी सावधानी बरती थी तो ऐसी दशा में उसका कार्य माफ़ी योग्य है, वह मर्डर नहीं होगा। यानी इसमें आप इसको मैं आपको समझा देती हूँ। एक व्यक्ति है वह एक लकड़ी काटने गया, यानी एक लकड़हारा है, आप इसे एक स्टोरी की तरह समझ लीजिए। एक लकड़हारा है, वह लकड़ी काटने जाता है, कुल्हाड़ी लेकर जाता है। अब उसे प्रॉपर उसने सारी चीज़ को ध्यान रखा है कि इससे किसी को हर्ट ना हो जाए, क्योंकि उसका काम क्या था, उसका काम तो लकड़ी काटना था। लकड़ी काटना किस लिए, क्यों काट रहा था वो, लकड़ी वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काटता है। अब क्या होता है कि गलती से उसका जो लोहे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है कि उससे निकल के गिर जाता है लकड़ी काटते वक्त, और वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके सर में जाके लग जाता है। लोहे का था, भारी था, लगने से क्या होता है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती। तो जो उसने जो कार्य किया है, ये क्या आप उसको मर्डर में मानेंगे? नहीं, ये इसे मर्डर में काउंट नहीं होता, क्योंकि उसने अपना प्रॉपर क्वेश्चन बरता था, यानी उसने प्रॉपर सावधानी रखी हुई थी। ये कार्य उसका माफ़ी के योग्य, इसलिए ऑफेंस में नहीं आएगा। यानी देखिए इन्होंने इसमें जो आपका 18 है, 18 की जो आपको इन्होंने हेडिंग दी है यानी स्केच दिया, एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी अगर विधि पूर्ण कार्य करने से दुर्घटना, यानी अगर आपने कोई भी कार्य विधि के अंदर रहते हुए किया है, यानी पूरी सावधानी बरतने के साथ किया, फिर भी किसी को गलती से अनजाने में नुकसान पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में आपका कार्य माफ़ी के योग्य होगा, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये आपका सेक्शन 18 आपसे कहता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 19। अब सेक्शन 19 क्या कहता है, इसे आप समझ लीजिए। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डज विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। देखिए ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इसमें ध्यान रखिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यानी इसमें क्या कहता है, कार्य जिससे हानिकारित होना संभाव्य किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया। यानी अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें पूरी सावधानी बरती गई है और बिना इंटेंशन के की गई है, यानी कि व्यक्ति का इरादा नहीं था ऐसी हानि करने का, तो वो क्या हो गया, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब इसको हम इसकी लैंग्वेज से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge। देखिए इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, with the
नॉलेज, यानी विद द नॉलेज को आप इसमें अंडरलाइन कीजिए, दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। इसको यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ। गुड फेथ इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए यहाँ पे जो जर्नल एक्सेप्टेशंस है उनमें एक वर्ड जो आपको हर सेक्शन में मिलेगा वो गुड फेथ है। यानी अगर देखिए इसमें सीधी सीधी एक बात है कि अगर कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाता है, बिना किसी की नुकसान पहुंचाए, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, यानी हमारा कोई क्रिमिनल इंटेंशन है ही नहीं, हम कोई गलत कार्य करना ही नहीं चाहते, फिर भी अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो वो क्या होता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। प्रॉपर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इसमें पर्सन और प्रॉपर्टी आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि यह जानते हुए की गई है कि उससे हानि होना संभव है। यानी देखिए वह बात कभी तक कोई भी अपराध नहीं मानी जाएगी जिसमें यह बात हो कि अगर वह कोई एक्ट कर रहा है और वह जानता ही नहीं, यानी उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है कि उसके द्वारा किए हुए काम से किसी को क्या होगा, किसी को हार्म भी पहुंच सकता है। यदि वह अपहानि कारित करने के, किसी आपराधिक आशय के और व्यक्ति की संपत्ति को अन्य अपहानि निवारण करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई। यानी अगर आप देखिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपना कोई घर बना रहे हैं, अपना घर बनाते हुए अगर आप अपना कार्य जो कर रहे हैं वो सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं, पर अगर वहाँ से कुछ ईंटें गिर जाती हैं और वो किसी अगर दूसरे व्यक्ति को लग जाती हैं तो आपने क्या किया, आपने उसका कोई सर थोड़ी ना फोड़ा है, क्योंकि आपकी तो इंटेंशन ही नहीं थी कि आप उसको उसको हर्ट करने की। वो क्या हुआ, वो मिस्टेक से हुआ है। मिस्टेक कैसी, वो डिफेक्ट की, यानी गलती से हुआ कोई कार्य, ठीक है, चाहे वो किसी की पर्सन के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, यानी चाहे उससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाओ या किसी की प्रॉपर्टी को, बट अगर वो आपने गुड फेथ में किया और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी क्या कहा गया है, इट इज़ a question of fact if such a case whether harm to prevent it or avoid was of such a nature as so imminent as to justify to excuse the risk or doing act with the knowledge that is likely to cause harm। इसमें देखिए नॉलेज वर्ड को हाईलाइट कीजिए, यानी इसमें नॉलेज का बहुत बड़ा खेल है जिसका आपको पता होना चाहिए। ये वे वर्ड होते हैं जिनसे आपको पता लग जाता है कि हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें क्या कहता है, ऐसे मामले में है प्रश्न तथ्य का जिससे अपमानीय निवारण परिवर्जन किया जाता है और वह प्रकृति ये थी आसन थी कि वह कार्य यह जानते हुए कि अपहानि होना कारित संभव है। यानी अगर कोई कार्य ऐसी दशा में किया जाता है कि जिसको आपने जो किया है वो गुड फेथ में किया है, यानी आपके दिमाग में कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी ही नहीं, आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, फिर भी बिना आपकी नॉलेज के गलती से अगर किसी को कोई हार्म पहुंचता है तो ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में वह कार्य जो आपने किया है वह आपराधिक श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह कार्य गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। इसका इलस्ट्रेशन है जो काफ़ी बड़ा है, बट आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है ये मैं आपको अभी हिंदी अपनी इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको फिर भी मैं डिफाइन अपनी लैंग्वेज में कर देती हूँ, आप सुनिए। देखिए ये इलस्ट्रेशन आपको कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा आप पढ़िए, ए द कैप्टन ऑफ ए वेसल सडनली एंड विदाउट, इम्पोर्टेंट वर्ड हाईलाइट कीजिए, सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंसी, यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कीजिए। ऑन हिज पार्ट फाइंड हिमसेल्फ इन सच ए पोजिशन, यानी देखिए इसमें इलस्ट्रेशन में क्या कहना था, एक कैप्टन है, किसका कैप्टन है, एक जलियान का कैप्टन है, वह सडनली यानी अचानक किस में फंस जाता है, अचानक वह किस में फंस जाता है, किसी मुसीबत में फंस जाता है
और ऐसी दशा में उसे क्या लगता है कि उसकी नाव में कितने व्यक्ति हैं, उसकी नाव में मान लीजिए आप 40-50 व्यक्ति हैं। अब उसे पता है कि उसे अगर इन व्यक्तियों को बचाना है तो उसे क्या करना होगा, अपना रास्ता चेंज करना होगा। यानी जिस स्पीड से वो जा रहा है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, उसे छोड़कर उसे अपनी दिशा यानी अपनी जो दिशा है वो उसको चेंज करनी पड़ेगी, यानी उसको अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। अब दूसरी साइड से कोई छोटी नाव आ रही है जिसमें क्या है, उसमें 2-3 व्यक्ति सवार हैं। अगर वो दिशा को चेंज करने के लिए गलती से उस नाव में टक्कर मार देता है, जिस कारण अगर वो नाव डूब जाती है और वो जो 2-3 व्यक्ति हैं अगर उनको हार्म भी पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में क्या कैप्टन उन लोगों के मर्डर का दोषी होगा? नहीं, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उन 50-60 लोगों की जान बचाने के लिए किया है। और ये कार्य किसमें किया है? उसने सद्भावना पूर्वक किया है, यानी गुड फेथ में किया। तो ऐसी दशा में जो कैप्टन है वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं पाया जाता है, क्योंकि देखिए 2-3 लोगों के को हार्म जरूर पहुंचा है, पर उसके हार्म पहुंचने से 50-60 लोगों की जान बची है। यानी अगर वो 50-60 लोगों की जान बचाने के लिए किसी छोटी नाव को से टकराकर अगर उन व्यक्तियों को 2-3 व्यक्तियों को हार्म पहुंचा देता है, तो ऐसी दशा में कैप्टन किसका दोषी? अपराध का दोषी, किसी भी मर्डर के अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने कहाँ में किया है ये कार्य, उसने किस में किया? गुड फेथ में किया है और अचानक किया है, यानी गलती से किया है, उसे नहीं पता था। क्योंकि अगर वो उसकी दिशा नहीं मोड़ता तो क्या होता, वो सारा जहाज डूब जाता, जिससे वो जो 50-60 व्यक्ति थे वो भी डूबकर मर जाते। यानी अगर कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाता है, भले ही उससे किसी दूसरे को गलती से नुकसान पहुंच रहा है, जानबूझकर नहीं, इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसमें टक्कर मारूंगा और इनको डुबाऊंगा, नहीं, वो सिर्फ उन व्यक्तियों को बचाना चाहता था जो व्यक्ति उसके जलयान पर सवार थे। तो उन्हें बचाते हुए अगर वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म गलती से पहुंच जाता है बिना उसके नॉलेज के, तो ऐसी दशा में वो कैप्टन या वो व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 19 अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये इसमें क्या कहते हैं। यानी गुड फेथ में देखिए इसका सीधा सीधा एक ही कार्य, इन चीज़ों का एक ही मतलब है कि अगर गुड फेथ में कोई भी कार्य किया गया, चाहे वो विधि द्वारा आबद्ध हो, चाहे वो न्यायालय द्वारा न्याय नियमित हो, चाहे वो किसी अपने सीनियर ऑफिसर के एक कहने पे किया गया हो, या न्यायालय का न्यायाधीश है उसने अपने पोजीशन के अंडर, यानी अपने उसके पास पावर है उसके अंदर किया गया, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो गुड फेथ में किया गया बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है, वो कार्य क्या होते हैं? वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। आई होप यहाँ तक सेक्शन 19 तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेक्शन 19 के बाद आज हम सेक्शन 20 तक कर लेते हैं। 20 हमारा लास्ट सेक्शन होगा, उसके बाद का आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखिए। इसमें आपको क्या दिया है? इसमें दिया है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 एज, यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कार्य। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इस चीज को आप हाईलाइट कीजिए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए नथिंग, स्पेशली पढ़िए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड। यहाँ से इसको हाईलाइट कीजिए, विच इज, यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कीजिए, एक मिनट। विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years एज, यानी इसमें क्या बताया गया कि कोई भी बात अपराध नहीं होती जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डोली इन कैपेक्स बोलते हैं। यानी इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से अक्षम अपराध करने में। यानी अगर 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा, चाहे वो 7 साल का भी है, अगर कोई भी अपराध करता है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो आपका थेफ्ट है, या कोई भी अपराध है, अगर वो 7 साल के से कम उम्र का बच्चा करता है तो वो हमारा अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हमारा कानून ये मानता है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे में इतनी नॉलेज होती ही नहीं कि वो कोई भी ऑफेंस कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर किसी बच्चे की आयु जो 7 साल की है या 7 वर्ष से कम है,
अगर उसके द्वारा कोई अपराध होता है यानी उससे वो अपराध करवाया गया है, उसने वो अपराध अपनी मर्जी से नहीं किया है, क्योंकि हमारे कानून के अंदर इसको ऑफेंस नहीं माना जाता। इस आयु के बच्चों के द्वारा किया गया अपराध ऑफेंस नहीं माना जाता। आई होप आपको सेक्शन 20 तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने अपना सेक्शन 14 से सेक्शन 20 तक कंप्लीट किया है, यानी हमने आज अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो हमारे सेक्शन 14 से शुरू होता है, और आज हमने अपना सेक्शन 20 तक डील किया। इसमें हमने जर्नल एक्सेप्टेशंस को देखा है, जिसमें क्या था, यानी अगर कोई भी कार्य विधि द्वारा किया गया है, यानी कोई भी कार्य गुड फेथ में किया गया, तो वो क्या नहीं होती, अपराध नहीं होती। और सेक्शन 20 में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी कार्य गलती से, यानी 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा अगर कोई भी अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि कानून की नज़र में वह डोली इनकैपेक्स होता है, मतलब कि विधि द्वारा अक्षम, यानी वह अपराध करने के लिए नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि यह जो कार्य वह कर रहा है वह अपराध है, यानी वह विधि द्वारा माफ़ी के लायक है। तो ये था आज के हमारे सारे चैप्टर, आज के हमारे सेक्शन जो हमने कहाँ से 14 से 20 तक किए। चैप्टर 3 के सेक्शन थे, आगे के सेक्शन हम कल डील करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली ऐसे ही आते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।